आपने लोगों को ये बोलते हुए तो जरूर सुना होगा कि सपने देखना बंद कर, पर क्या होगा अगर मैं आपको ये कहूँ कि जब से आप पैदा हुए हो तब से आप सपनों में ही जी रहे हो, या फिर मैं ये कहूँ कि आप खुद ही एक सपना हो। यकीन मानो अगर हमारे यूनिवर्स के सभी थ्योरीज अब तक सही हैं, तो इस बात के चांसेस ऑलमोस्ट 100% है कि हमारा यूनिवर्स एक जिंदा ब्रेन की इमेजिनेशन है। मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि साइंस के वो हार्डकोर कैलकुलेशंस, एंट्रोपी के लॉस, यहाँ तक कि कॉस्मोलॉजी की प्रेडिक्शंस भी सभी इसी तरफ इशारा कर रही है। आज हम इसी फैसिनेटिंग थ्योरी को समझेंगे जो आपकी, मेरी, हम सबकी रियलिटी की बुनियाद दिला देगी, द बोल्ट्जमैन ब्रेन थ्योरी। The number of brains that can be created in that conventional manner is relatively small compared to the number of brains that can form. सबसे पहले बात करते हैं इस थ्योरी के बाप की, लुडविग एडवर्ड बोल्ट्जमैन। ये बंदा फिजिक्स की दुनिया का लेजेंड था, क्योंकि उन्होंने ही डेवलप किया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जिसमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बिहेवियर से माइक्रोस्कोपिक लॉ समझे जाते हैं। बोल्ट्जमैन ने एक इक्वेशन बनाई थी जो साइंस की दुनिया में सबसे डरावनी और सबसे फेमस इक्वेशन है। इस इक्वेशन को डीपली समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। अगर आप एक ताश की गड्डी को लेकर उसे ऑर्डर में अरेंज करोगे तो उससे एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि एक ही ऑर्डर है। इस केस में एंट्रोपी लो है, लेकिन अगर आप उन्हीं कार्ड्स को शफल करोगे तो उसमें ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है, और इस केस में एंट्रोपी बहुत ज्यादा हाई है। और यही है एंट्रोपी का मतलब, ऑर्डर से डिसऑर्डर में चलना। बोल्ट्जमैन ने ऑब्जर्व किया कि नेचर का हर प्रोसेस डिसऑर्डर की तरफ मूव करता है, फिर चाहे वो आपकी गर्म चाय का धीरे धीरे करके ठंडा होना हो, या फिर स्टार की एनर्जी को लूज करना हो बिलियंस ऑफ ईयर्स में, ये सब कुछ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरा यूनिवर्स मैक्सिमम एंट्रोपी स्टेट में पहुंच जाएगा, और इसी को कहते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। हीट डेथ का मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स का टेम्परेचर एकदम जीरो हो जाएगा या फिर यूनिवर्स फ्रीज हो जाएगा। इसका सिंपली मतलब ये है कि एक दिन यूनिवर्स में सब कुछ एकदम यूनिफॉर्म हो जाएगा, कोई भी एनर्जी का डिफरेंस नहीं बचेगा। अब साइंटिफिक एस्टिमेट के हिसाब से स्टार का फ्यूल खत्म होने में लगभग 10 टू द पावर 14 इयर्स लगेंगे। उसके बाद शुरू होगा एक डार्क एरा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होल डोमिनेट करेंगे। लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल का भी एक दिन इवेपोरेशन होगा, जो कि 10 टू द पावर 100 इयर्स तक चलेगा। ये इतना टाइम है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ रैंडमनेस और वैक्यूम बचेगा। अब बोल्ट्जमैन ने एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछा, अगर यूनिवर्स एंट्रोपी बढ़ाते हुए मैक्सिमम डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है तो हमें अपने आसपास इतना ऑर्डर क्यों दिखाई देता है? इसका जवाब है फ्लक्चुएशंस। बोल्ट्जमैन ने बोला कि अगर एक बड़ा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस बहुत ही ज्यादा रैंडम होंगी, जैसे एटम इधर उधर हो जाए या फिर पार्टिकल्स रैंडमली कोलाइड करने लग जाएं। और अगर छोटी फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं तो थ्योरेटिकली बड़ी फ्लक्चुएशंस भी हो सकती हैं। ऐसी फ्लक्चुएशंस जो टेम्पररी लो एंट्रोपी स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर दें, कभी एक प्लैनेट, कभी एक स्टार, और कभी कभी पूरा यूनिवर्स। इसका मतलब समझ रहे हो? ये थ्योरी कह रही है कि शायद हमारा पूरा यूनिवर्स एक रैंडम फ्लक्चुएशन का प्रोडक्ट है। अब आता है सबसे ज्यादा एक्साइटिंग ट्विस्ट, अगर ये फ्लक्चुएशंस इनफाइनाइट समय तक होते रहेंगे तो फिर सिर्फ गैलेक्सी या स्टार ही नहीं बल्कि एक रेयर स्ट्रक्चर बनेगा। और सबसे ज्यादा प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या होगा पता है? नॉट अ यूनिवर्स, नॉट अ गैलेक्सी, जस्ट अ ब्रेन, एक बोल्ट्जमैन ब्रेन, एक सेल्फ अवेयर ब्रेन जो रैंडम बन जाता है, विदाउट एनी कॉस्मिक हिस्ट्री, विदाउट एनी एवोल्यूशन। ये ब्रेन अपने अंदर इल्यूजरी मेमोरी कैरी करेगा, जैसे उसका कोई पास था, उसने एक लाइफ जी थी, उसके पास भी उसकी खुद की दुनिया थी, बट असल में वो सब कुछ झूठ होगा। और इसी वजह से अगर एक पूरे यूनिवर्स के बनने से एक सिंगल ब्रेन का बनना आसान है, तो मैथमेटिकली एक बोल्ट्जमैन ब्रेन का होना ज्यादा लाइकली है एज कम्पेयर टू हमारे यूनिवर्स का एग्जिस्ट करना। मतलब बोल्ट्जमैन के लॉजिक के हिसाब से छोटी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है और बड़ी फ्लक्चुएशन बहुत रेयर होती है। तो एक पूरा ऑर्डर्ड यूनिवर्स बनना एक बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन में आता है, जो कि बहुत ज्यादा रेयर है, और एक सिंगल ब्रेन का बनना एक बहुत ही छोटी फ्लक्चुएशन में आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है। मतलब क्या पता जिस रूम में आप बैठे हो, जो फोन आप यूज कर रहे हो, ये यूट्यूब, सब आपके दिमाग के अंदर एक फैब्रिकेटेड इल्यूजन है। और अगर ऐसा है तो आप ये कैसे प्रूव करोगे कि आप रियल हो? आपकी मेमोरीज आपको धोखा दे रही हो सकती है, और आपको कभी भी इसका प्रूफ भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक फन थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि इसे साइंस की दुनिया में वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, और इसी से कॉस्मोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा पैराडॉक्स भी बन जाता है। पैराडॉक्स ये है कि अगर बोल्ट्जमैन ब्रेन सच में है तो हमें अपनी साइंस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरीज और रीजनिंग पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगर हम साइंस पे भरोसा नहीं कर सकते तो हमें बोल्ट्जमैन ब्रेन को भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक थ्योरी है। देखो, आप सोच रहे होंगे कि साइंस में ऐसी हजारों थ्योरीज हैं, लेकिन हर थ्योरी सच तो नहीं हो सकती ना। मैं मानता हूँ आपकी बात, पर मैं आपको बता दूं कि हर डिस्कवरी की शुरुआत एक थ्योरी से ही होती है। अब जैसे जब तक हमारे पास एक ब्लैक होल का फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं था, तब तक वो बस एक थ्योरी थी। आधे लोग उसे मानते थे, आधे लोग नहीं मानते थे। लेकिन आज हमारे पास ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए ठोस सबूत है।
बोल्ट्जमैन का आर्गुमेंट ये था कि अगर यूनिवर्स लंबे समय तक एग्जिस्ट करता है तो एंट्रोपी का नेचुरल लॉ चीजों को डिसऑर्डर की तरफ धकेलेगा, लेकिन रैंडम चांसेस में कभी कभी ऑर्डर भी आ सकता है। और अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हमारे यूनिवर्स का स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होना एक बहुत ही रेयर इवेंट है, लेकिन एक सिंगल ब्रेन जिसमें थोड़ी सी ऑर्डर्ड केमिकल एक्टिविटी हो जो अपने आसपास इल्यूजन क्रिएट कर सके, वो स्टैटिस्टिकली ज्यादा लाइकली है। देखो बस ये एक थ्योरी है, लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी देखते हो, जो एक्सपीरियंस करते हो, जो सुनते हो, वो सब कुछ इल्यूजन है, असली नहीं है। अब बोल्ट्जमैन ब्रेन को हम एक और चीज से कनेक्ट करके दे सकते हैं जो कि है निक बॉस्ट्रॉम की सिमुलेशन थ्योरी, जो कहती है कि शायद हम एक एडवांस सिविलाइजेशन के कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं। सिंपल शब्दों में बताऊं तो जैसे आपके लैपटॉप में गेम्स होते हैं जैसे कि GTA 5, उनके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वही हम है। वैसे सिमुलेशन थ्योरी के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, एक नहीं दो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। देखो ये दोनों थ्योरीज सुनने में भी सेम लगती है और सवाल भी सेम ही उठाती है, जो कि है हमारी रियलिटी पे डाउट। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सब शायद सिमुलेशन का पार्ट है या फिर ये प्री प्लान्ड है। देखो इन थ्योरीज की वजह से ना साइंटिस्ट के दो ग्रुप्स बन चुके हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये थ्योरी पॉसिबल है और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हमको यही क्लियर नहीं है कि यूनिवर्स की टोटल पॉसिबिलिटीज को काउंट कैसे करें, और अगर हम यूनिवर्स की टोटल पॉसिबिलिटीज को ही काउंट नहीं कर सकते तो हम बोल्ट्जमैन थ्योरी का भी कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं। और अगर लॉजिकली देखा जाए तो बोल्ट्जमैन ब्रेन थ्योरी ये कहती है कि हम अपने एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो फिर तो ये खुद को ही अंडरमाइन कर लिया ना, क्योंकि साइंस तो खुद ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। तो क्या हम सच में बोल्ट्जमैन ब्रेन है? साइंस कहती है शायद नहीं, क्योंकि अगर ये सच हुआ तो हमारी सारी साइंटिफिक रीजनिंग गलत साबित होंगी, और जब कोई थ्योरी खुद की ही फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर दे तो उसको सीरियसली लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड में ये थ्योरी हमें एक चीज सिखाती है, यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री शायद स्पेस में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर है। हम इंसानों की क्यूरियोसिटी हमें बहुत आगे ले जाने वाली है, क्योंकि हर एक डिस्कवरी, हर एक इन्वेंशन हम इंसानों की क्यूरियोसिटी से ही जन्मा है, और जब तक हमारी क्यूरियोसिटी जिंदा रहेगी तब तक हम यूनिवर्स में अपने जवाब ढूंढते रहेंगे। Stay curious and all hail to the cosmos.